चालू है। ओके, आ जाइए। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को इससे पहले मैंने इंडियन क्लाइमेट में पढ़ाया था। आज ये इंडियन क्लाइमेट का लास्ट क्लास होगा। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक पवन का प्रकार पढ़ेंगे, पवन का स्थानीय नाम क्या है, बादल कैसे बनता है, विजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल आपको दो टॉपिक से ज़्यादातर, जो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको यहाँ से सवाल आएगा। एक ये विजिबिलिटी से और दूसरा आपको आ जाएगा ये पवन का स्थानीय नाम से। तो थोड़ा सा क्लास को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दो टॉपिक अगर क्लियर करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यापारिक पवन का प्रकार। अब देखिए होता क्या है कि जब जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध से जब व्यापारिक पवन जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ गमन करता है तो ये जब ये इक्वेटर को 0 डिग्री जब विषुवत रेखा को क्रॉस करता है तो ये दाएं मुड़ जाता है। और दाएं मुड़ने के बाद होता क्या है कि ये जो व्यापारिक पवने हैं ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, ये दो शाखा में बढ़ता है। तो एक ये जो मुड़ने के बाद, जैसे कि यहाँ से ये जा रहा है पवन, तो कुछ पवन क्या होता है कि ये इधर मुड़ जाता है, ये इस तरह चला गया और ये कुछ ऐसे चला गया। तो ये जो पवन आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग कहते हैं अरब शाखा। समझ रहे हैं। और ये जो पवन हो जाता है ये होता है बंगाल शाखा। तो बंगाल शाखा से माना जाता है कि अरब जो शाखा होता है वो बंगाल शाखा से 3 गुना बड़ा होता है। वजह क्या होता है कि ये जो बंगाल की शाखा है ये 3 देशों में बंट जाता है। एक तो बंगाल की शाखा का जो कुछ पवन होता है वो भारत को जाता है, कुछ पवन जो है ये आपको म्यांमार को चला जाता है और कुछ पवन थाईलैंड में चला जाता है। तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है ये बंगाल की शाखा। ठीक है। और ये आपको आ जाता है अरब शाखा। तो अरब सागर से, ये अरब सागर यहीं पे है ना, तो अरब सागर से जो पवने जो मानसूनी आगे बढ़ता है, तो देखिए ये तमिलनाडु है और ये पश्चिमी घाट है। ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो आप जरा गौर कीजिए, ये जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है तो बंगाल की शाखा से वर्षा होगी या यहाँ पे अरब की शाखा से वर्षा होगी? तमिलनाडु में गोलू, तमिलनाडु में कौन सी शाखा से बारिश हो सकती है, बंगाल की शाखा से या अरब शाखा से? बंगाल की शाखा देख लीजिए, ये यहाँ से उठेगा, तमिलनाडु यहाँ है, किससे होगा वर्षा? होता ये है कि देखिए ये पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट का जो कोरोमंडल का तट है यहाँ पे पश्चिमी घाट है। और जैसे ये यहाँ से मानसून जब उठती है, जब लहरें उठती है पानी लेकर के, जो बादल बन के उठता है तो यहाँ पे पर्वतों से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये कोरोमंडल के पश्चिमी घाट पे ही वर्षा कर देती है। तमिलनाडु में वर्षा होती ही नहीं है। समझ रहे ना। वजह क्या है? क्योंकि तमिलनाडु जो है वो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में रहता है। यहाँ पे जो देखिए ये है, मान लेते ये पर्वत है, समझ रहे ना। अब यहाँ से जो मानसून उठेगा तो टकराने के बाद उस पार जाएगा वर्षा, इस पार होगा, पश्चिम में होगा। पश्चिमी घाट में ही वर्षा कर देती है, पूर्व घाट में वर्षा होती नहीं है। समझ रहे ना। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा तमिलनाडु में कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो बंगाल की शाखा से जब लौटती हुई शाखा होती है तो उससे वर्षा होती है। समझ रहे ना। तो एक तो ये चला जाता है तो इससे कभी कभी होता है। और जब लौटती हुई मानसून जो होता है, जब यही मानसून जब वापस इधर से लौटती है तो लौटने के दरमियान, जिसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं और वह लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे वर्षा होती है, बंगाल की शाखा से होती है और लौटते हुए मानसून से होती है। समझ रहे ना। तो आपने देखा कि व्यापारिक जो पवन होता है विषुवत रेखा से क्रॉस करने के बाद कितने शाखा में बढ़ जाते हैं? 2 शाखा में। कौन कौन शाखा से? अरब शाखा और बंगाल की शाखा। समझ रहे ना। और दोनों शाखा में बड़ा कौन सा शाखा है? अरब शाखा। बंगाल की शाखा से 3 गुना बड़ा है। वजह क्या है कि बंगाल की शाखा 3 भागों में बढ़ जाती है, कुछ भारत के पास जाता है, कुछ म्यांमार के पास और कुछ थाईलैंड के पास चला जाता है। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है पवन का स्थानीय नाम। अब भारत में पवन को कई नामों से जाना जाता है। समझ रहे ना। तो देखिए मिटाने वाला कहाँ है भाई? अच्छा, तो ये जो पवन है तो इन पवनों को भारत में कई नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें असम की, ये असम की यदि बात करें तो असम में पवन का स्थानीय नाम है चेरी ब्लॉसम। आपसे यहाँ से सवाल आएगा कि असम में पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और ये फेमस किस लिए है? तो टी सावर इसे कहा गया है, यानी कि चाय के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको टी सावर कहा जाता है। टी सावर। चेरी ब्लॉसम को किस नाम से भी जाना जाता है?
टी सावर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम, ये असम हो गया, उसके बाद यदि हम बात करें बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ये बंगाल, ये लिख देते हैं यहाँ पे असम, यहाँ पे लिख देते हैं असम में चेरी ब्लॉसम। बंगाल, बंगाल में इसी पवन को किस नाम से जाना जाता है? ये बंगाल में इसी को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काल वैसाखी के नाम से। और ये यहाँ बंगाल में किस लिए फेमस है? ये हवा, ये चावल के लिए फेमस है, ठीक है। इसी हवा की यदि बात करें तो इसी हवा को केरल में, ये केरल, इसी हवा को केरल में किस नाम से जाना जाता है? इसी हवा को केरल में कहा जाता है आम्र हवा, आम्र हवा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। मतलब इस हवा से वहाँ किसकी खेती ज़्यादा होती है? आम की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इसी पवन को केरल में किस नाम जाना जाता है? आम्र हवा के नाम जाना जाता है। और यहाँ इस हवा की वजह से आम की खेती काफ़ी अधिक होती है, ये केरल में बात करें तो। उसके बाद यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इसी हवा को किस नाम से जाना जाता है? इसी हवा को नार्वेस्टर कहा जाता है या बारडोसिला कहा जाता है, ठीक है, नार्वेस्टर या बारडोसिला। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा क्या? चलिए, कर्नाटक में इसी हवा को नाम से जाना जाता है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर या बारडोसिला, दोनों में से कोई ऑप्शन में आएगा। राइट आंसर होगा कि कर्नाटक में हवा को किन नामों से जाना जाता, स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर या बारडोसिला। और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे कॉफ़ी सावर भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ किस लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक है। और एक नाम तो आप जानते हैं, जून के महीने में इसी पवन को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जानते हैं। बिहार में बोलते हैं ना, जून के महीना में जब तेज़ गर्म हवा चलती है तो क्या बोलते हैं? कि लू चलता है, ठीक है ना। हाँ, तो बिहार में इसी को लू कहते हैं हम लोग, बिहार में। यहाँ से सवाल आ सकता है, अरे क्या लिख दिए, सॉरी मिसप्रिंट था, ठीक है ना। तो चलिए, पवन का स्थानीय नाम एक बार फटाफट बोल लीजिएगा। असम में किस नाम जानते हैं? चेरी ब्लॉसम, बंगाल में काल वैसाखी, केरल में आम्र हवा, कर्नाटक में बारडोसिला किस लिए फेमस है? कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए, और बिहार में लू के नाम से। याद रहेगा? ओके, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बादल का बनना, इसको फटाफट खींच लेते हैं। अब बादल बनता कैसे है तो देखिए, आज इतनी हड़बड़ी है, आज इन लोगों को आज मैच देखना है, आज इंडिया अफगानिस्तान का मैच देखना है। आधा घंटा क्लास को 15 मिनट में खींचना पड़ रहा है। चलिए देखिए, बात कर रहे थे हम लोग बादल का बनना, तो देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास में ये पूरा सागर ही सागर है। ये देखिए, ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया। इधर आइएगा तो आपको अरब सागर के बाद इधर पूरा अरेबियन कंट्री मिलेगा आपको। ये अरेबियन कंट्री, ये पूरा सागर ही सागर है, समझ रहे ना। इधर आपको फिर अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर उत्तरी अंटार्कटिका, दक्षिण अंटार्कटिका, इधर प्रशांत महासागर। तो ये सभी सागर है। तो होता क्या है कि जब मानसून को जब ये धूप पड़ती है, तो धूप पड़ने के बाद ये जो पानी है, ये जलवाष्प बनता है। जलवाष्प बनने के बाद ये ऊपर उठता है, समझ रहे ना, वायुमंडल में ऊपर उठता है। और ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि जो जलवाष्प होता है उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है। तो जितने भी दूर दूर जो कण होते हैं वो आपस में नज़दीक आता है, जिसकी वजह से किसी का निर्माण होता है? बादल का निर्माण होता है, समझ रहे हैं। आज जब बादल का निर्माण होता है तो वायुमंडल में, ध्यान रखिएगा, जब वायुमंडल में तापमान अगर 0 डिग्री से अगर अधिक है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे रेन फॉलिंग होगा, मतलब जो वर्षा होगी वो लिक्विड में वर्षा होगी। अगर वायुमंडल का तापमान अगर 0 डिग्री से कम है तो समझ लीजिए वहाँ पे स्नोफॉल होगा, बर्फ़ का वर्षा होगा, समझ रहे ना। तो कभी आप लोग देखें कि नहीं बर्फ़ का वर्षा? हम देखे हैं बर्फ़ का वर्षा, बारिश में कितना बार देखे हैं कि बर्फ़ को गिरते हुए। हाँ, तो
अगर बादल का बनना समझ रहे हैं, रेनफॉल कब होगा? जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री से अधिक होगा। स्नोफॉल कब होगा? 0 डिग्री से कम होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं विजिबिलिटी, यानी कि जो अभी जो ठंड का मौसम है इसमें देखते हैं आप लोग कुहासा बनता है, कोहरा बनता है, ये सब देखते हैं ना। तो सबका जो होता है अलग अलग विजिबिलिटी होता है। सबसे जो अधिक डेंसिटी वाला होता है वो होता है आपको धूम कोहरा। वो काफ़ी डेंसिटी होता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि बहुत कम दिखता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए होता क्या है कि जब 0 डिग्री से अगर तापमान अगर अधिक हो तो समझ लीजिएगा उस स्थिति में आपको कुहासा लगेगा, कोहरा लगेगा या धुंध लगेगा। अगर तापमान अगर 0 डिग्री से कम है तो उस समय में या तो पाला गिरता है, समझ रहे हैं ना, पाला होगा, नहीं तो तुषार होगा, नहीं तो हिम होगा। अब बात ये है कि ये जो कोहरा होता है या कुहासा होता है या फिर धूम कोहरा होता है, तो आखिर कैसे पहचानेंगे हम कि कोहरा कौन सा है, कुहासा कौन सा है, धूम कोहरा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो वो पहचानेंगे इसके आधार पे, विजिबिलिटी के आधार पे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। देखिए धूम कोहरा, नंबर 1, अगर आपको 0 किलोमीटर तक की अगर आपकी विजिबिलिटी है, अगर 0 किलोमीटर तक यानी कि 0 किलोमीटर के अंदर अगर आप कोई चीज़ को देखते हैं, समझ रहे, 0 किलोमीटर के बाहर अगर आप कोई चीज़ नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि आपके आसपास में क्या लगा हुआ है, वो धूम कोहरा लगा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा ठंड के मौसम में। जब आप देखिएगा ऐसे तो आपको मतलब 1 किलोमीटर रेंज तक आप नहीं देख पाइएगा किसी चीज़ को, समझ रहे हैं ना, कि उसमें डेंसिटी इतना घनत्व इतना मतलब जो कुहासा होता है, जलवाष्प की बूंदे इतना अधिक होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी जो दृश्यता होता है तो वो दूर तक नहीं जा पाता है। उस समय उसको कैसे पहचानेंगे? वो क्या होता है? धूम कोहरा लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपकी विजिबिलिटी अगर 1 किलोमीटर तक है, अगर आप किसी चीज़ को 1 किलोमीटर दूर तक देखने में सक्षम है तो समझ जाइए कि वो होगा आपको कोहरा। ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, एहसास भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी विजिबिलिटी 1 से अधिक और 2 के बीच में है, 2 किलोमीटर के बीच में है, तो समझ जाइए कि वो कुहासा है। और अगर आपकी विजिबिलिटी अगर 2 किलोमीटर से अधिक है, यानी आप यदि 2 किलोमीटर से अधिक किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो क्या होगा? वो धुंध होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये सिर्फ इसकी विजिबिलिटी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक बार बोल लीजिए तो, यदि किसी वस्तु को हम 0 किलोमीटर के अंदर अगर देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? धूम कोहरा। धूम कोहरा। अगर किसी वस्तु को अगर हम 1 किलोमीटर तक यदि हम देख पाते तो वो क्या कहलाएगा? कोहरा। यदि किसी वस्तु को 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर के बीच में देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कुहासा। और 2 किलोमीटर से अधिक किसी वस्तु को देख पाते हैं तो धुंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। मेन आपका था ये, यहाँ से सवाल आएगा और ये विजिबिलिटी यहाँ से सवाल आएगा। चलिए ओवर करते हैं।